जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस पर आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में है। बीते 15 साल में अमरनाथ यात्रा पर यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। अमरनाथ यात्रा चूंकि कश्मीर घाटी में धार्मिक पर्यटन और उससे जुड़े रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है, लिहाजा इस आतंकी हमले को बेहद गंभीर माना जा रहा है। गुजरात से अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं से भरी बस बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद सोमवार की शाम बालटाल से मीर बाजार लौट रही थी। रात 8:20 पर अनंतनाग के पास बटेंगू में 5-6 आतंकवादियों ने बस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बस में ड्राइवर सलीम समेत 57 लोग सवार थे। आतंकी हमले में 7 लोगों की जान चली गई, जबकि 19 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। यह आतंकी हमला और ज्यादा भयानक हो सकता था, लेकिन बस के ड्राइवर सलीम ने हिम्मत दिखाई और गोलियों की बौछार के बीच बस को सुरक्षित जगह तक ले जाने में कामयाब हो गया। उस दिन तो मालिक ने मेरे को हिम्मत दी बराबर, और हिम्मत से मैं निकला। ऐसा है, मालिक की मर्जी थी, बचाना तो मेरे हाथ में था, तो हिम्मत मेरे को दी, इसके लिए मैं चल पड़ा गाड़ी लेकर। पहले सामने से फायरिंग किया था काट पर, और इतना फायरिंग चला हद से ज्यादा, इसके लिए मैं गाड़ी चलाता ही रहा, आलस होकर गाड़ी चलाता रहा। तो मेरा आलस होने की वजह से ये भय को लग गया सब गोली। मनोबल ये है कि मनोबल हम लोगों का कम नहीं हो रहा है और बढ़ रहा है, और हम लोग यात्रा में जा रहे हैं। हम लोग मनोबल कभी आतंकवादी कुछ भी कर लें, मगर बाबा भोलेनाथ दर्शन करेंगे, करते रहेंगे, और बहुत लोग आ रहे हैं और जाते रहेंगे। हम लोग किसी डर नहीं है, वो चाहे भयभीत कर लें, कुछ को कर लें। यहाँ की आर्मी को जो हमने कल शाम को देखा, इतनी सुरक्षा व्यवस्थित है, यहाँ पे हर चीज की किसी पर परेशानी नहीं है। हम लोग किसी डर नहीं है, कुछ भी कर लें हम जाएंगे, बम बम बोले। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के पीछे लश्कर तैयबा के आतंकी अबू इस्माइल का नाम सामने आया है। पुलिस और सुरक्षा बलों का कहना है कि अबू इस्माइल काफी दिनों से घाटी में सक्रिय है। एटीएम लूट समेत कई आतंकी हमलों में उसका हाथ रहा है। अबू इस्माइल पाकिस्तान का रहने वाला है। अब ये सवाल बेहद गंभीर है कि कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी आतंकवादियों को कौन पाल पोस रहा है। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद सरकार ने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा बढ़ा दी है। हालात की समीक्षा बैठक करने के लिए आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत श्रीनगर पहुंच गए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हाई लेवल मीटिंग के बाद गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर को कश्मीर जाने को कहा। यात्रियों के ऊपर जो आतंकवादियों का हमला हुआ है, उससे हम लोगों को बेहद तकलीफ हुई है और पूरा देश उस घटना के कारण सदमे में रहा है। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, दुखद रही है। इसका जो वाकया हुआ है, इससे हम सब कश्मीरियों के लोगों के सर शर्म से झुक गए। ये लोग यहाँ यात्रा के लिए आते हैं, तमाम मुश्किलात के बावजूद ये लोग आते हैं, और आज 7 लोग इसमें जान बहक हो गए। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा सानिया कोई हो नहीं सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं इसको कंडेम करने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के लोग जो भी इसमें मुलव्वस होंगे, उनको जल्द से जल्द पकड़ के उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे, और तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। सरकार को चाहे कितने इंटेलिजेंस इनपुट्स भी मिल जाए तो भी ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इस वक्त जून के महीने से ही केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे, इनको पता था, टेलीविजन चैनल में आया था, इनके ऑफिसर्स ने खुद बताया था कि हमको इंटेलिजेंस इनपुट मिला है। तो जब इंटेलिजेंस की ये तमाम रिपोर्ट इनके पास थी, तो इन्होंने क्यों सुरक्षा नहीं पहुंचाई? तो सवाल यह है कि इन आतंकियों को घाटी के अंदर कौन पाल रहा है, क्योंकि आतंकी ज्यादातर कश्मीरी हैं और वो साउथ कश्मीर में ज्यादातर युवाओं को गुमराह करके उन्हें भी आतंकवादी बना रहे हैं। सवाल यह है उनके पीछे कौन सी लोकल ताकतें हैं, क्योंकि लोकल ताकतें ना हो तो ऐसा होना लगभग असंभव है। इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ अमित कौल साहब हैं, जो कि कश्मीरी पंडित है, एक्टिविस्ट है, जम्मू कश्मीर से भगाए गए हैं, अगर मैं नकीये कहूं तो गलत नहीं होगा। इरफान हाफिज लोन साहब हैं, जो कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे बारामूला से, हाल ही का लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था। हमारे साथ अभय दुबे है, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। लोन साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आखिर पाकिस्तान से आए इन आतंकवादियों को वैली में समर्थन कौन देता है? सेपरेटिस्ट लोग देते हैं, वो लोग देते हैं जो इनके बहकावे में आ जाते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप जैसे लोग बाहर निकले, इन लोगों को समझाएं कि ये टेररिस्ट आपका अंततः नुकसान ही करेंगे? क्या हुआ? वाले ना कैमरा साथ नहीं आया। कहां से? दिल्ली से।
दीपक जी, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने हाल ही में कोई लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। दूसरी बात कि जहां तक कल की जो घटना घटी है, ये अमानवीय, सारे लोग इसकी निंदा करते हैं। ये एक गैर इंसानी जो हरकत है वो हुई है। पूरे कश्मीर आज आप देखेंगे कि सारे एक ही सुर में बोल रहे हैं और इस घटना की निंदा कर रहे हैं। और जहां तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और बाकी लोगों की बात है, वो भी इसकी काफी निंदा कर रहे हैं। और अभी तक जो सरकार का कहना है, अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि इसके जिम्मेवार कौन लोग हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है आप कैसे ये पोजीशन ले रहे हैं कि इसके लिए पाकिस्तान या कोई और आतंकवादी। नहीं, ये तो सरकारी सूत्रों ने क्लियर कर दिया है और ये भी क्लियर कर दिया है अभी सारे लोग यही कह रहे हैं कि इस पे जांच हो रही है। लोन साहब, ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियर कर दिया। मैं आप चाहे तो मैं अपने सहयोगी सुमित अवस्थी के पास चल सकता हूँ। सुमित इस वक्त अनंतनाग में है, आप उनसे सुनना चाहेंगे कि सुरक्षा बल के सूत्र क्या कह रहे हैं? जी, आप उससे पहले मैं चौरसिया जी, दीपक जी, उससे पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। जब हमारे छठी सिंहपोरा में बहुत सारे सरदार भाई मारे गए थे, बिल क्लिंटन राष्ट्रपति जो यूएस के थे, वो तब कश्मीर के, भारत के दौरे पे थे। तो उसके जब छठी सिंहपोरा में सिख भाई मारे गए थे, तो सरकार ने कहा था कि हमने 5 आतंकवादियों को मारा है जो छठी सिंहपोरा में सरदारों को मारा है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब 5 आतंकवादियों को देखा, हमने देखा वो सिविलियंस थे, निर्दोष नागरिक थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब जांच की, उन्होंने पाया कि वो 5, उन्होंने आदेश दिए और उसके बाद कोर्ट मार्शल सुप्रीम कोर्ट की वजह से उन लोगों का हो गया कि जिन 5 लोगों को दोषी ठहराया गया था छठी सिंहपोरा के केस में सरदारों को मारने के लिए, लेटर ऑन वही लोग निर्दोष सिविलियन पाए गए थे। सिविलियन का फेक एनकाउंटर किया था। चलिए, इस पर जो है आपकी पोल अमित साहब खोलेंगे। इस पर आपकी पोल अमित कॉल खोलेंगे, क्योंकि अमित कॉल भी उस रियलिटी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और हम भी जानता हूं कि मैं भी जानता हूं कि छठी सिंहपोरा की उस हमले को और बिल क्लिंटन के विजिट को, दोनों को मैंने ऑन द ग्राउंड कवर किया था। अमित लॉन साहब, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप अभी हम कश्मीर के कल के वाकये को बुला के हम कहीं और पहुंच गए और आप कह रहे हैं सिविलियंस के साथ ये हुआ है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि, और मैं अपेक्षा कर रहा था कि आज शायद आप कुछ ऐसा बोलेंगे। आपने कहा कि सबने निंदा की है, मानता हूं मैं निंदा की है, पर किन की निंदा की है? कोई भी सामने आके ये बोल पाया कि जो दीपक ने भी बोला कि ये कैसे, ये मिलता नहीं हमारा दिल, क्या दिल, बोलिए। वो टेररिस्ट इस्माइल जो पाक के, सर हम इसकी निंदा करते हैं, यकीन मानिए। निंदा करने से कुछ नहीं होगा। हम 1990 से निंदा करते हुए आ रहे हैं। क्या किया आपने कश्मीरी पंडितों के साथ या बाकी हिंदुओं के साथ? हम बहुत दुखित है, हमें बहुत दुख हो रहा है। किस बात का दुख हो रहा है ये बताइए। निंदा करने से क्या होगा? आप अपने लेवल पर भी एक्शन ले सकते हैं। आप अपने समाज को, कश्मीरी लोगों को समझा सकते हैं तो ये पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देना बंद करें। परसों जुनेद के वो बुरहान वानी के लिए हर किसी ने आगे बढ़ के बोला, अगर हम होते हम ऐसे करते, हम वैसे करते। आज सुबह से कोई, कल से हमें नहीं दिखा कोई बाहर आते हुए और बोलते हुए। किसी ने भी कोई आवाज नहीं उठाई, कोई सड़कों पे नहीं आया, वो पत्थर फेंकने वाले कोई बाहर नहीं आए। नहीं, हम अभी धरना से ही आ रहे हैं। हम बैठे थे यहाँ प्रेस एनक्लेव के बाहर, ट्रेडर्स बैठे थे, शॉपकीपर्स बैठे थे। आप मुझे बताइए, ऐसे धरने मेरे को पता है जम्मू से लेके हर जगह पे लगे हैं। हर कोई जम्मू बंद करना चाहता है, कश्मीर कोई बंद क्यों नहीं करना चाहता इनके लिए? हर पार्टी ने बोला है कि जम्मू कल हम बंद करेंगे, कश्मीर क्यों नहीं बंद करेंगे? हम और हिंदू को, चाहे वो हिंदू कोई भी हो, उसे हमने यही बात की है। हम हुर्रियत से भी कहते हैं, सब स्टेक होल्डर्स जाने के लिए उनको सिक्योरिटी फोर्सेस की क्या जरूरत है? कश्मीर बंद रहना चाहिए, पूरा कश्मीर। आप लोग बोलिए पूरा जम्मू कश्मीर बंद रहना चाहिए, जम्मू नहीं बंद रहना चाहिए। बेनिकाब करना चाहिए जिन्होंने ये कल की घटना की है। ये कवर्डली एक्ट है, ये घटना में क्या आप निंदा करके चुप रह जाएंगे? लोग साहब, आपका कर्तव्य नहीं बनता। सबको बाहर लाइए, सबको बताइए, वो वहीं बैठे हैं।
और सबको पता है कि कौन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है, कौन आतंक का चला रहा है। जो हुआ है कश्मीर के अंदर हुआ है, पाक में बैठे बैठे कुछ नहीं हुआ। पाक से लड़ना नहीं करना वो बाकी। यहाँ की पुलिस कहती है हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं पता आपके पास कैसे सूत्र है, कहां से आपको पता चलता है। सबको पता है, कोई किसी का सूत्र नहीं है, सब जगह कहां से कहां पहुंच आपके पास आ रहा हूं। डार साहब, लोन साहब एक मिनट। अमित सुमित चौधरी मेरे साथ है, बह रहा है यहाँ पर। लोन साहब एक मिनट, सुमित चौधरी मेरे साथ है। सुमित चौधरी ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम कहां से आ गया। ये इंडिया को नहीं डिफेंड कर रहे, पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं लोन साहब, और ये कह रहे हैं कि अबू इस्माइल का नाम किस सूत्र ने आपको बता दिया। यहां तो जानकारी ही नहीं है लोगों को। देखिए लोन साहब को कई, मेरे ख्याल से शायद इसी में उलझे ना रह जाए। करीबन 10 साल से पीछे या फिर उससे पहले का भी अगर आप इतिहास देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एलईटी में खासतौर पर जितने फॉरेन टेररिस्ट आते थे उनको खासतौर पर मुजफ्फराबाद या फिर दूसरे इलाकों में ना सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती थी बल्कि उनको पूरी चीजें मुहैया कराई जाती थी। और इसमें भी कहा जा रहा है कि खासतौर पर अब्बू इस्माइल का नाम साफ तौर पर, क्योंकि उसने ना सिर्फ रेकी की बल्कि उसने ये देखा कि किस तरीके से अटैक एक जगह नहीं कई जगह मल्टीपल जगह किया जाएगा। और वो भी उसने, अगर आप देखें तो पहले उसने नाका यानी जहां पर जो एसटीएफ थी, जहां पर सीआरपीएफ थी, वहां अटैक किया। उसके बाद जब वो कामयाब नहीं हुआ तो उसके बाद उसने जो निहत्थे जो शरणार्थी थे उनको अटैक किया और उसके बाद वो आगे बढ़ा। देखिए माहौल क्या है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इसलिए नहीं क्योंकि लोन साहब शायद अभी वो कश्मीरियों का दर्द शायद बता रहे हैं, लेकिन ये उनकी भावना है। क्योंकि हर कश्मीरी जो है इस बात की निंदा साफ तौर पर कर भी रहा है कि ये गलत है, क्योंकि अब से करीबन दीपक जी करीबन 1 दशक से ज्यादा हो चुका है कि कभी भी किसी टूरिस्ट के ऊपर या फिर किसी भी लोग के ऊपर इस तरीके से हमला नहीं किया गया। तो आम लोगों की जो चीजें हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, लेकिन शायद लोन साहब उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हैं। लोन साहब आप एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हैं। ये कहा गया है धरती में कहीं स्वर्ग है, धरती में कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर है, वो कश्मीर है, कश्मीर है। नहीं, आप लोगों ने टूरिस्ट पर हमला करके, इस बार पिलग्रिम्स पर हमला करके जो आपकी इकोनॉमी की बेसबोन है, हम आपको बेसबोन है, बहुत दुख है हमारा। ना सुन लीजिए लोन साहब, जो हमारे कश्मीरियों की बैकबोन है, आपने इस जगह पे नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी सोच में है, इसकी निंदा कर रहे हैं। केवल हम आपसे इस बात पे डिफर कर रहे हैं कि हम आरोप प्रति आरोप में ना जाए, एलिगेशन काउंटर एलिगेशंस में। खुदा के वास्ते आरोप तो आपका लगे ही नहीं। खराबे को रोकिए, इस खून खराबे को रोकिए। खून खराब के लिए क्या आप जैसे लोग भी जिम्मेदार नहीं है जो इन आतंकवादियों के सिंपथाइजर हैं? मुझे बताइए, क्या आप जैसे लोग जिम्मेदार नहीं है जो इन आतंकवादियों के सिंपथाइजर हैं? नहीं, आप देखिए ना, हम इस वक्त निंदा कर रहे हैं इसकी। अगर आप वो चाहेंगे उसके लिए एक अलग डिबेट चाहिए कि कश्मीर मुद्दा है और उस मुद्दे के कारण 1 लाख लोग मारे गए। 4 जंग हमने लड़ी, हमने 2008, 2010, 2016 देखा, छोटे छोटे बच्चे मारे गए, अंधे किए गए, हजारों में लोग जेलों में हैं। कश्मीर में ऐसे हालात पैदा कर रखे हैं। क्या आप ये लाइन कह सकते हैं? क्या आप ये लाइन कह सकते हैं, मैं आतंकवादियों की निंदा करता हूं, पाकिस्तान के उन प्रयासों की निंदा करता हूं जिसके चलते साउथ कश्मीर जल रहा है? मैं चाहे वो मैं वेस्टेड इंटरेस्ट, जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, चाहे वो भारत के पॉलिटिकल क्लास हो, चाहे पाकिस्तान के लोग, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, विशेष तौर पे राजनीतिक लोग है, वो इसके जिम्मेदार है। वो इस खून खराबे को जारी रखना चाहते हैं। उन औरतों का क्या उनको इसका फायदा मिल रहा है। दे वांट टू कीप दिस पॉट बॉइलिंग का जवाब तो दीजिए। दे वांट टू कीप दिस पॉट बॉइलिंग। ठीक है, अभय मुझे ये बताइए कि जो बात ये कह रहे हैं, बताइए, ऑलमोस्ट यही बात कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं, कार्रवाई करने की जरूरत है। हम भी यही कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का टोन दूसरा है। कांग्रेस का टोन सरकार की आलोचना करने वाला है। प्रतिपक्ष का दायित्व क्या है दीपक जी? सरकार का मार्ग प्रशस्त करना। समूचे भारत की अस्मिता पर यह हमला है, समूचे भारत के सद्भाव पर यह हमला है, समूचे भारत की धार्मिक भावनाओं पर यह हमला है। इरफान साहब
अधिकृत रूप से जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री ने सुबह बयान दिया, निर्मल सिंह ने, कि पाकिस्तान परस्त आतंकवाद ने यह हमला किया है। एक बात पाकिस्तान भी कान खोलकर सुन ले कि अगर उसके पास सलाउद्दीन है, उसके पास आज का हमला करने वाला अगर आतंकी अबू इस्माइल है, तो हिंदुस्तान के पास सलीम जैसा साहस है जो 50 यात्रियों की जान बचा करके अकेला लेकर जा सकता है। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आप क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ नहीं है? अरे पाकिस्तान की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका है। जितने हमले हुए हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो गुरदासपुर का हो, उधमपुर का हो, प्रत्यक्ष भूमिका है। जितने हमले हुए हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो गुरदासपुर का हो, उधमपुर का हो, पठानकोट का हो, पेम्पोर का हो, सब में प्रामाणिक रूप से ये बात हमारे पास है कि पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन लोन साहब इस बात को नहीं मानेंगे। क्यों लोन साहब आप मानेंगे कि इन तमाम हमलों में पाकिस्तान का हाथ रहा है? और उनके सपोर्टर जो बैठे हैं कश्मीर में। दीपक चौरसिया जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पूरा पता है 70 साल से क्या हो रहा है। ये आरोप प्रति आरोप से क्या होगा? हम लोग मारे जा रहे हैं, एक हमारे फेलो ह्यूमन बीइंग्स मारे जा रहे हैं। और अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि मतलब नहीं था, वो मारे नहीं गए। हमें तो बहुत संवेदना है, हम कार्रवाई करते हैं जो लोग मारे जाते हैं कश्मीर के अंदर। हाँ, उनको पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं। और लेकिन आप जैसे लोग आंख भड़काते हैं। मैं जीडी बख्शी साहब को जोड़ना चाहूंगा, उनका हाथ उठा हुआ है। जीडी बख्शी साहब, 70 साल से क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर, शायद लोग साहब को समझाना चाहिए। हम जैसे लोगों को बाहर आना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। लेकिन लोग हमें कहते हैं कि हमें शक है। अच्छा, हमें नहीं मालूम है किन लोगों ने ये किया। कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, यहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट है। छठी सिंहपोरा का वाक़ा दिखाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। गवर्नमेंट ने कहा देखो जी हमने आतंकवादियों को। ड्राइवर सलीम है लोन साहब, इनकी आवाज भी सुन लीजिए, ये भी मुसलमान है। मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि कब मिलिट्री कैंप मिल जाए और कब सबकी जान बच जाए। सीमा पार के जो लोग हैं वो इस तरीके से आतंकी भेजते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो बेगुनाहों को इस तरीके से निशाना बनाते हैं? उनको मार डालना चाहिए। अगली बार आप पिछले कई सालों से अमरनाथ जाते रहे हैं, अगली बार फिर जाएंगे आप? हम अगर उन लोग को मारते हैं मिलिट्री वाले तो ये सलीम शेख थे जो बता रहे थे कि आखिर क्या हुआ था उस रोज। ठीक है, सलीम शेख ने हमने बताया कि क्या हुआ था उस रोज, किस तरह से झुककर वो गाड़ी चलाते रहे और किस तरह से उन्होंने बेगुनाह लोगों की जान बचाई। ये सीधी तस्वीरें आप गुजरात से देख रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए थे। बख्शी साहब, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा। अभी अगर ऐसे लोग हैं जो सेपरेटिस्ट हैं, तो ऐसे भी लोग हैं सलीम जैसे, मेरे ख्याल से इस भावना को समझ नहीं पा रहे हैं लोन साहब। देखिए साहब, ऐसा है कि जो अमरनाथ का श्राइन है वो एक मिसाल है हिंदू मुस्लिम यूनिटी की। वो मलिक भाई थे, शेफर्ड्स थे, उन्होंने इस केव को, इस गुफा को ढूंढ निकाला था 1850 में। और तब से इस श्राइन का चार्ज वो मुसलमान भाई, उस मुसलमान फैमिली के पास था। जब भी यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे जो होती है, इरफान साहब अब आप किसी और को भी बोलने दीजिए। हाँ, जब भी लोग आते हैं तो जो सारा फायदा होता है वो वहां की लोकल जनता को होता। मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं चुप करके बैठा हूं। वो बेचारे आते हैं, जो पोनी वाले, पोर्टर वाले, जो काम करते हैं, वहां जो दुकानदार हैं, उनका फायदा होता है, उनकी जो है बरकत होती है और उनकी कमाई होती है। 25,000 30,000 रुपए महीने वो इस सीजन में कमाते हैं अपना बाकी साल गुजारने के लिए। तो इस पे वार करके, इसमें आपने देखिए साहब 7 इंसान मारे हैं बेगुनाह, जिनका इतना ही कसूर था कि वो अपने भगवान को दर्शन करने आ रहे थे। ठीक है साहब, और उसमें से 5 औरतें और 2 बेचारे वहां के गुजरात के मर्द, जिनका कुछ लेना देना नहीं कश्मीर की सियासत से। इरफान लोन साहब, आप उनकी मौत पे 2 आंसू नहीं बहा सकते? ये जाहिर करता है आपकी क्या मानसिकता है आपकी।
और मैं आपको बताऊं ये जो सारा बकवास है, बात कर रहे हैं यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल है, बात कर रहे हैं, मैं तो छोटा आदमी, पूरा ये कम्युनल स्ट्रगल है साहब, पूरा कश्मीर हो रहा है, पूरा कश्मीर कर रहे हैं, कम्युनल स्ट्रगल है, जैसे लोग नहीं है, इसके हम आप जैसे लोग नहीं है, आप आए और देखिए किसी भी कश्मीरी से सारे लोग निंदा कर रहे हैं, सारे लोग निंदा कर रहे हैं इसकी। क्या देखे, मैं जम्मू की पैदाइश हूँ, मुझे क्या आने की नहीं नहीं, गलत बात, गलत आरोप, तो गलत आरोप। कल जब हमारे यात्री भाई घायल हुए तो हजारों में कश्मीरी लोग उनकी सहायता के लिए गए, उनके उपचार के लिए गए, आप ये गलत आरोप लगा रहे हैं और ये उसका नतीजा है। पिछले साल जब पूरे वादी में हालात खराब थे और हमारी यात्रा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो कश्मीरी भाई उनको अस्पताल ले गए, ऐसी कोई बात नहीं, हम बहुत दुखित है इससे, पूरा कश्मीर दुखित है, हमें आपसे ज्यादा दुख है, हम ऊपर वाले से दुआ करते जिन्होंने भी ये किया वो बेनिकाब हो, उसको आप निकाल नहीं पाए। और जो आप जैसे लोग हैं जिन्होंने टेररिस्ट को पनाह दी है, जिन्होंने टेररिस्ट को जो है यहाँ पे उकसाया है, यहाँ लाए हैं, वो लोगों ने जहर घोला है जम्मू कश्मीर की वादी में। जवाब लोन साहब, मेरा भी यही आरोप है कि आप लोगों ने जहर घोला है कश्मीर की वादी में। हमेशा आज भी आप ऐसी बात कर रहे हैं, आरोप प्रति आरोप। क्या हो गया आपको, कैसी मानसिकता है आपकी, आप इतने वर्ष व्यक्ति है, कैसी सोच है आपकी, क्या हो गया, कैसे आरोप आप लगा रहे हैं? आपने जो जन्नत थी जगह उसका जहन्नम बना दिया है, जो जहन्नम थी जगह उसका आपने जहन्नम बना दिया। आपने बनाया ना, आप जैसे लोगों ने बनाया करके, वाहवाइज करके। आप खुद ऐसे विशेषज्ञ बनते, अगर कश्मीर का मसला नहीं होता है तो आप आज टेलीविजन पे नहीं होते। लोन साहब ये फौजी ही हैं जो आप लोगों को वहां बाढ़ में बचाते हैं, ये तो आप दिखते भी नहीं कहीं। कश्मीर आपको पता है ये बख्शी साहब जैसे लोग जो फौजी वहां बैठे हैं वही आप लोगों का जरिया है बचाने का। टेलीविजन ये क्या बताते हैं आप, खुद हमें अलग कर देते हो, ऐसा बयान देके आप खुद हमें अलग कर देते हो। नहीं, जो बयान आपने दिया, हमने तो संवेदना से बात की थी। आपने कहा पाकिस्तान का कौन सा आते, कहां से सब लोग मिल गए, आप तो पाकिस्तान को बचाने में लग गए। और हमारी जो जानकारी है जो पूरी पुख्ता है, सही है, उसको आप डिस्क्रेडिट नहीं, हम पाकिस्तान को बचाने नहीं लगे, हम कह रहे हैं, हम निंदा करते हैं भारत सरकार की भी, पाकिस्तान की भी। निंदा पहले आप अपने वहां पर जो बैठे लोग हैं उनकी भी तो करिए, जो वहां बैठे हैं और बना रखा है, बच्ची जी अपने आप को नहीं बचा सकते। 70 साल से मसला कश्मीर पड़ा हुआ समस्या, बचा सकता किससे नहीं, और अभी तक हर दिन आप देख रहे हैं बदकिस्मती से हर दिन खून बह रहा है, निर्दोष लोग मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लोन साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप निंदा मत करिए, आप कुछ मत करिए। जो आतंकवादी छुप कर बैठे हुए हैं वहां पर, उनको निकालिए और सेना के हवाले करिए, उनको निकाल बाहर करिए, उनको निकाल बाहर करिए, सेना के हवाले करिए और कहिए ये लोग आतंकवादी हैं। करिए, आप करेंगे क्या? आप ये बताइए लोन साहब। कैसे? अरे दीपक जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, काफी समय से पूरा देश आपको जानता है, आप ऐसा सवाल प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? तो इसमें गलत क्या है? देखिए ना, सवाल में गलत क्या है? हकीकत क्या है? यहाँ पर कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है भाई। कितने लोग मारे जा रहे हैं, आप यकीन मानिए हम बहुत तंग आ चुके हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि बड़े दुखी हैं आप, आपकी तो सिंसियरिटी सामने आ जाएगी। अब भाई मानते हैं ना, जो आतंकवादी वहां घूम रहे हैं, हम आम कश्मीरियों की बात नहीं करते, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे मुल्क के हैं। लेकिन जो लोग आतंकवाद फैला रहे हैं, मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं, उनको आप ले जाइए, गिरफ्तार करवा दीजिए सेना से, हम तालियां बजाएंगे, हम आपकी हर बात मानेंगे। इरफान साहब, आपके जो कश्मीर का मसला बार बार कहते हैं, ये भगत सिंह ने पूछना चाहे,
जो पाकिस्तान परस्ती के आधार पर कहते हैं हम भी बंदूक उठा रहे हैं, जहां जिस हमने उनसे बोला था बंदूक लोग भारत के प्रजातंत्र में हिस्सा लेते हैं, वहां कोई मसला नहीं है। वहां पर मसला सिर्फ है जो चुनिंदा गिने हुए लोग हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है दीपक जी कि वहां पर जो चुनी हुई सरकारें भी हैं, आप मुझे बताइए, अलगाववादियों ने पिछले चुनाव में कहा कि विधानसभा के चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए, उसको नकार कर घाटी के 65% लोगों ने प्रजातंत्र में आस्था व्यक्त की। सेना के लोग मर रहे हैं, 4-5% लोगों ने खाली आपके चुनाव में हिस्सा लिया और आप कह रहे हैं कि यहां पर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। विधानसभा में हुआ था कि नहीं हुआ था, ये तो सरकार की गलती है जिन्होंने आतंकवादियों को, पाकिस्तान को और हुर्रियत को उसका क्रेडिट दिया, तब जनता में गलत संदेश जाता है। ये जो हुर्रियत का नकाब लगाकर अलगाव की बातें करते हैं, इनको जनता नकार चुकी है, लेकिन सत्ता के स्वार्थ में कुछ लोग बस नहीं, हवाला के पैसे के स्वार्थ में, सत्ता के स्वार्थ में नहीं, हवाला के पैसे के स्वार्थ में बंदूक लेकर खड़े थे रोकने के लिए उनको। बख्शी साहब बताइए, हवाला के पैसे के लिए करते हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं? किस लिए करते हैं सेपरेटिस्ट ऐसा काम? यार मेरा वॉइस क्यों डाउन किया हुआ है? ये देखो 0 किया हुआ है मेरा, उसका चढ़ा के साला। बख्शी साहब मेरा सवाल आपसे ही है कि आखिरकार सेपरेटिस्ट इस तरह की आग क्यों लगाते हैं? क्या हवाला के पैसों के लिए? मुझे लगता है हम आगे बढ़ते हैं, कट गया है उनका फोन। लेकिन लोन साहब, मैं फिर आपसे पूछता हूं, क्या आप उन आतंकवादियों को पकड़ पकड़ के फौज को सौंपेंगे जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में है? कंबाइन है, वो लगी हुई है जहर घोलने में। हम केवल आपसे एक बात निवेदन करेंगे कि पूरे देशवासियों को और भारत के प्रधानमंत्री को हम आपकी चैनल से आज अपील करेंगे कि वो सीज फायर की घोषणा करे, और जो बाकी लोग हैं जिन्होंने बंदूक उठाया उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि वो भी सीज फायर का जवाब सही तरीके से दे, ताकि कश्मीर में जो ये खून खराबा हो रहा है ये रुक जाएगा। प्रधानमंत्री के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सीज फायर की घोषणा की थी, और उसी कारण उन्हें केवल प्रधानमंत्री नहीं, उन्हें स्टेटस मैन का जो स्टैचर से देखा जा रहा है वो इसी कारण है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने क्या किया मैं जानता हूं, जमहूरियत बख्शी साहब एक मिनट, कौल साहब बख्शी साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, ये कह रहे हैं कि आप सीज फायर कर दीजिए, तब हम अपील करेंगे शांति की। क्या इस मुद्दे पर, क्या इस बात पर, क्या इस मौके पर सीज फायर करना चाहिए? जी मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आप लोग तो चाहते हैं खून खराबा हो, सारे लोगों का मजा है, राजनीतिक लोग भी अच्छा इससे ये मजा लेते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग इसका मजा लेते हैं। हम लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो भारत के लोग हो, कश्मीर के लोग हो, और राजनीतिक लोग मजे ले रहे हैं। किसी मुल्क की फौज है कि हम सीज फायर करें उनके साथ? कोई सीज फायर की जरूरत नहीं, उनके पीछे पड़ने की जरूरत है। और इरफान साहब आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में हम उन्हें बख्शी साहब वाजपेयी ने की थी, बख्शी साहब वाजपेयी जी ने की थी सीज फायर, आपकी याददाश्त कम है। वाजपेयी साहब ने सीज फायर किया था, जब तब उसको आप ये जस्टिफाई करते, तो आज कैसे आप कह सकते हैं कि इसके साथ हम सीज फायर पाकिस्तान के साथ किया था उन्होंने? आप एक वरिष्ठ व्यक्ति है, हम आपका मान सम्मान करते हैं। क्या बात कर रहे हैं लोग साहब, आप कैसे अभी बात को आगे रखें कि वो सीज फायर पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बख्शी जी बताइए, इनको समझाइए उस सीज फायर का क्या मतलब था? क्या हो रहा आपका मिल ही नहीं रहा था।
ठीक है गौरव जी ये कह रहे हैं कि आप जो वाजपेयी जी ने 2004 में किया था इतने सारे ग्राउंड वर्क के बाद, वो काम अभी कर दीजिए, उस दिन कर दीजिए। मतलब मुझे आपकी मांग पर भी बड़ा आश्चर्य होता है, आप उस दिन सीज फायर करने की बात कर रहे हैं जिससे ठीक एक दिन पहले आतंकवादियों ने लोगों को मार दिया। दीपक जी आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप हमारे दर्द को एक मिनट दीपक जी, सबसे पहले तो सुनिए, पहले दीपक जी आपको चुप कराना पड़ेगा। लोन साहब एक मिनट, गौरव भाटिया जी की बात सुन लीजिए, नेशनल पार्टी के स्पोक्सपर्सन है वो गौरव जी। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और सारे भारतीयों की तरफ से हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपने सदस्यों को खोया है, और दुआ करते हैं कि जो लोग बुरी तरह से जख्मी हुए या जख्मी हुए जल्दी स्वस्थ हो। और साथ में जो सलीम शेख बस ड्राइवर थे, उनकी बहादुरी को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने, बस ड्राइवर थे, उनकी बहादुरी को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने खुद चोटिल होकर भी कितने लोगों की जान बचाई है, और उनका हर भारतीय आज शुक्रगुजार है जो उन्होंने बहादुरी दिखाई है। ये कहने के बाद लेकिन मैं पहले लोन जी की ही बात पे आऊंगा। इरफान लोन सीज फायर की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि ऐसे सभी आतंकवादियों को, जैसे बुरहान वानी को उसके कुकर्मों की सजा मिली, जैसे जुनैद मट्टू को मिली, वैसे ही बाकियों को भी मिलेगी। और ये सीज फायर का समय नहीं है, ये जवाब देने का समय है। और जैसे पहले हुआ था कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, इस बार भी जो भी लोग इस तरह का कानून अपने हाथ में लेके इंसानों की जान लेते हैं, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई में जो सजा मुमकिन होगी वो दी जाएगी। और हमारी जो भारतीय सेना है वो सक्षम है कि कार्रवाई कर सके। पिछले एक महीने में ऐसे 40 आतंकवादी हैं जो मार गिराए गए हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की लश्कर तौबा की एक फ्रस्ट्रेशन बोल रही है। और दुखद यह है कि भारतीय सेना और भारत सरकार तो मजबूत है, लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत की धरती पे रहते हैं और भारत की धरती को ही खोखला करते हैं। जब हमारे जवान आतंकवादियों को मारने जाते हैं तो ये लोग सामने आ जाते हैं, उन आतंकवादियों को बचाने के लिए पत्थर चलाते हैं भारतीय सेना पे। यह अभी एक हफ्ते पहले की ही कार्रवाई है कि 3 आतंकवादियों को घेर लिया सेना ने, तो वहीं के लोकल्स कुछ थे जिनकी जो मनुस्थिति है वो बिल्कुल भारत के ना सरकार के साथ है ना सेना के साथ है, वो लोग पत्थरबाजी करने लगे सेना पे। ऐसे लोगों को चेतावनी कि अगर आप सुधरोगे नहीं तो आपको भी बहुत बुरा समय आने वाला है और सबक सिखाया जाएगा। अब भाई देखिए, ये बात भी हमको ध्यान रखनी चाहिए दीपक जी इस पूरी चर्चा में। मैं कई बार अमरनाथ यात्रा पर गया हूं, जितनी श्रद्धा से हिंदू समुदाय उस यात्रा को करता है, उतनी ही प्रतीक्षा वहां आम कश्मीरी को भी इस यात्रा की होती है। वो आस्था के साथ बिल्कुल। इसलिए ये मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम कश्मीर में बैठकर पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करें। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी मित्र से भी कहना चाहता हूं, आज समूचा राष्ट्र सरकार के साथ खड़ा है, आतंकियों के खिलाफ दृढ़ता से कार्रवाई करें। लेकिन अब हम संकल्प लें। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं कि आप अपने वादे को, आपने कहा था वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, मैं MNF के दर्जे को मोस्ट फेवर नेशन, मैं क्या जवाब दे सकता हूं अबे भाई की बात का? 1 मिनट सुन लीजिए। अब जब भी ऐसी घटना हो, जब बुरहान वानी को एलिवेट करने अगर नवाज शरीफ यूनाइटेड नेशंस में जाए तो देश के प्रधानमंत्री जी जन्मदिन की बधाई ना दें। जब यहां सैनिकों के शीश काट लिए जाए, जब प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ तो मैं जवाब देता हूं और आपसे कुछ सवाल हो सकता है, लेकिन हमको साथ मिलकर लड़ना होगा। गौरव एक क्विक जवाब, फिर हम असली मुद्दे पर चलते हैं लोन साहब के पास। बिल्कुल। और फिर मैं बख्शी जी आपसे मैंने कई सवाल पूछे, आपकी आवाज नहीं मिली, शायद आप मिल रही है। मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं गौरव के बाद। दीपक जी, अभय जी ने जो बात कही कि सारी राजनीतिक पार्टियां आज सरकार के साथ खड़ी हैं, बहुत ही अच्छी बात कही, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। लेकिन उनसे 2 प्रश्न जरूर पूछना चाहता हूं। जब केंद्र की सरकार ने कार्रवाई करी, जब जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने कार्रवाई करी और बुरहान वानी को मार गिराया और देश ने खुशियां मनाई कि एक आतंकवादी मारा गया है, तो सैफुद्दीन सोज ने अभी कुछ दिन पहले क्या बयान दिया कि हम अगर होते तो हम बुरहान वानी को नहीं मारते।
तो ऐसी दोहरी राजनीति क्यों कि आपके लीडर इस तरह की बात कर रहे हैं, आतंकवादियों की बचाने की बात कर रहे हैं, आप आके कैसे तब साथ खड़े हैं? पार्टी के उप मुख्यमंत्री और दूसरी बात, एक मिनट मेरी बात पूरी नहीं हुई, एक मिनट दीपक जी, मैं आपकी पूरी बात कर लूं, उसके बाद आप जाइए। अभय जी, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। गौरव, मुझको लगता है कि अभय और आपको नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने और बड़े संकट पड़े। बख्शी जी, दो बात बिल्कुल नहीं, दीपक जी एक बात और कहना चाहूंगा, ये मेरी गुजारिश भी है। रोहन भाई ने पहले ये बात कही कि एक तो ये कि जो सेपरेटिस्ट लोग हैं उनका समर्थन किया, आतंकवादियों का अपरोक्ष रूप से समर्थन किया और पाकिस्तान को मोरलेस क्लीन चिट दे दी। और दूसरी बात उन्होंने कही, सीज फायर होगा तभी आगे की बात होगी। उस वक्त सीज फायर पाकिस्तान के साथ हुआ था, क्या सीज फायर अब आतंकवादियों के साथ करेगा ये देश? बिल्कुल। अब मैं दीपक जी एक बात और कहूं, आपने जो बात की उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। से नहीं जोड़ पा रहा हूं। गौरव, एक मिनट मैं इस वक्त कहना चाहता हूं एक फौजी की हैसियत से। हेलो जी, बोलिए बोलिए। हेलो जी, बोलिए। मैं कहना चाहता हूं एक फौजी की हैसियत से कि इस वक्त 3 चीजों की जरूरत है। मैं बोल रहा हूं, पता नहीं इतनी डिले क्यों हो रही है ये स्पीच में। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि 3 चीजों की जरूरत है इस वक्त। नंबर 1, जो लश्कर-ए-तैयबा के ग्रुप ने ये एक्शन लिया है, ओफो, मैं बोल रहा हूं, क्या हो रहा है? मैं कहना चाहता हूं कि जो लश्कर-ए-तैयबा के ग्रुप ने ये एक्शन लिया है उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी स्पेशल फोर्सेस की टीम, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम उनके पीछे छोड़ो, ताकि अगले 3-4 दिनों के अंदर वो उनकी लाशें टपका दे और देश को दिखाएं कि ऐसे हरकत का क्या अंजाम होता है। नंबर 2, जो तमाम कॉन्वॉयज हैं, कोई गाड़ी बगैर कॉन्वॉय की नहीं चलनी चाहिए, सब कॉन्वॉय के साथ चलनी चाहिए। यह हादसा इसीलिए हुआ कि वो कॉन्वॉय के टाइम से हटकर अकेली गाड़ी चल रही थी, जब सारे जो प्रोटेक्शन के एलिमेंट्स थे वो हटा लिए गए थे। और नंबर 3, अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान को आड़े हाथ लें। पाकिस्तान के लिए कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस रेस करने होंगे, कीमत बढ़ानी होगी, ताकि वो इस किस्म की दखलंदाजी बंद करे। ये पाकिस्तान को जब तक आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पाकिस्तान की फौज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा जैसे पिछले 60-70 साल से चल रहा है। लेकिन बख्शी जी, जो सवाल मैंने लोन साहब से पूछा था, उन लोगों का क्या किया जाए जो कश्मीर में रह के पाकिस्तान परस्त हैं? दीपक जी, क्योंकि उनको हवाला से पैसा मिलता है। उनको 1 वे टिकट देनी चाहिए। गिव देम अ 1 वे टिकट टू पाकिस्तान। मैं दीपक जी कुछ कह सकता हूं? एक मिनट गौरव जी। लोन साहब, बख्शी साहब साफ कह रहे हैं, जनरल बख्शी, कि ऐसे लोग जो पाकिस्तानी परस्ती करते हैं और आप जैसे लोग जो डिफेंड कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को, उनको 1 वे टिकट देना चाहिए पाकिस्तान का। देखिए दीपक जी, अगर आप ग्राउंड रियलिटीज को आपके सामने रखते, उसका मतलब नहीं आप पाकिस्तान और हुर्रियत का उनके प्रवक्ता है। मैं उनका कोई ये नहीं ये जो मैंने बात रखी वो ये है कि सीज फायर की बात मैंने इस ऑब्जेक्ट एम से मंशा से की कि खून खराबा रुकना चाहिए। और आप क्या कहना चाहूंगा, अगर मेरी मेमोरी सही है तो ये सीज फायर जब हुआ था वो यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन जो थे उनके साथ भी हुआ था, पाकिस्तान के साथ नहीं। अब जो आपने बात कही उसका ये जवाब है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना जम्मू कश्मीर में और पीडीपी की, उनका आपने देखा होगा, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार, आपने अपनी रिसर्च की होगी, उसमें उस घोषणा पत्र में लिखा है कि वो हुर्रियत से, पाकिस्तान से उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कश्मीर को सुलझाने की। और आज की डेट में जब हम कहते हैं हाँ बातचीत करें, हमें आप कहते हैं आप आतंकवादी के समर्थक हो, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना, वो तो उनके घोषणा पत्र में है।
और उनका घोषणा पत्र बिल्कुल इंटैक्ट है आज की डेट में भी। आप देखिए उनके घोषणा पत्र में है कि हम हुर्रियत से, पाकिस्तान से बात करेंगे। ठीक है, मैं गौरव भाटिया से इसका जवाब ले लेता हूं, फिर जनरल बख्शी के पास जाऊंगा। गौरव भाटिया बताइए। घोषणा पत्र में है कि हुर्रियत को उन्होंने मान्यता दी है कि हुर्रियत वाले मैं पहले प्रतिनिधित्व करते हैं, तभी उन्होंने लिखा है इरफान जी अगर चुप होंगे तभी बात कर पाऊंगा। पाकिस्तान से भी बात करेंगे तो आप उनसे पूछिए ना। हम तो सीधे कहते हैं आम लोग के बातचीत करिए, इस खून खराबे को रोके, और आप हमें कहते हैं आप आतंकवाद। हुर्रियत वाले पाकिस्तान परस्त हैं, हुर्रियत वाले पाकिस्तान परस्त हैं, वो कश्मीर के पाकिस्तान की बात का जवाब दे दूं, इरफान जी की बात कर रहे हैं। गौरव जी क्या हो गया, कट इन्होंने बात करी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की, तो इरफान जी तो पढ़े लिखे इंसान है, इन्होंने पूरा लगता है पढ़ा नहीं। उसमें क्या लिखा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि सभी स्टेक होल्डर से बातचीत होगी कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत के दायरे में रहते हुए। लेकिन यह भी भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो सेपरेटिस्ट है, भारत के खिलाफ अगर कार्य करेंगे, गलत बयानी करेंगे, सेनाओं के जवानों को टारगेट करेंगे, तो उनसे कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि ये इंसानियत नहीं है। और इरफान जी से मैं ये कहना चाहता हूं, इसी चैनल पे क्या वो कहेंगे हमारे पे उंगली उठाते हैं? आप पहले ये तो कहिए कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पहले ये तो कहिए कि जो मेजर गोगोई ने किया 15 लोगों की जानें बचाने के लिए, वो सही किया। बुरहान वानी जो मारा गया वो सही मारा गया। एक बार इस चैनल पे तो कहिए, उसके बाद हमसे प्रश्न करने की आपकी हैसियत होगी, वरना आपको कोई हक नहीं है कि सरकार से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता हूं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप एक भी सवाल करें। ठीक है, आप जीडी बख्शी साहब ये कह रहे हैं कि बात करें तो हुर्रियत से करें। क्या हम पाकिस्तान परस्त उन लोगों से बात करें जिनके पास हवाला से पैसे आते हैं, जो एक तरह से देश के लिए गद्दारी कर रहे हैं? देखिए चौरसिया जी, अभी हाल में ये हुर्रियत वाले रंगे हाथों पकड़े गए थे, पाकिस्तान का हवाला मनी लेते। पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड चल रहा है उसमें ओवर इनवॉइस करके जो फालतू पैसा आ रहा था वो लेके ये टेररिस्टों की तरफ पहुंचा रहे थे, ये स्कूल जलवा रहे थे, और ये जो है पुलिस पे पत्थरबाजी करवा रहे थे, पत्थरबाजी के कैलेंडर निकाल रहे थे। हर साल जब भी जो टूरिस्ट सीजन शुरू होता है, ये हुर्रियत वाले पत्थरबाजी के कैलेंडर निकालते हैं, ताकि जो दुकानदार है, ताकि जो शिकारा वाला है, ताकि जो पोनी वाला है, जो बेचारा गरीब कश्मीरी है, उसकी पेट पे लात लगे, उसकी जो है जिंदगी तबाह हो जाए, इकोनॉमी बैठ जाए जम्मू कश्मीर की, ताकि लोग गुस्से में आए और ये गुस्से का फायदा उठा सके। ये देखिए, ऐसे लोगों के साथ बात करने को कह रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। और जो सीज फायर की रट लगा रखी है इन्होंने, मैं बताना चाहता हूं कि वाजपेयी साहब के जमाने में जो सीज फायर की बातचीत हुई थी, वो हुई थी क्योंकि वो जो हिजबुल मुजाहिदीन वाले जो फैक्शन भारतवर्ष के जो कश्मीर में थी, वो हथियार डालना चाहती थी, वो हथियार डालने की बातें कर रही थी। तब अगर वो हथियार डालना चाहते हैं तो शायद बातचीत हो सकती है, लेकिन अगर वो हमारे लोगों को मारेंगे, आप समझते हैं हम रेरे आते हुए जाएंगे बातचीत करने? आप देखते जाइए लोन साहब, अगले 4-5 दिन में ये लश्कर तोयबा का मॉड्यूल जिसने ये जो है वैश्याना हरकत की है, उसे मार डाला जाएगा। ठीक है बख्शी साहब, इसी नोट पर हम खत्म करते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त इतना ही है। लेकिन देश कह रहा है, जैसे अभय ने कहा, देश कह रहा है कि निंदा बहुत हो गई, अब सॉलिड एक्शन चाहिए। और हमें पूरा यकीन है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने निर्दोष तीर्थयात्रियों की जान ली है। और सलीम जैसे ड्राइवर को सलाम, उन तमाम लोगों को सलाम जो वहां पर इन घायल तीर्थयात्रियों की सेवा कर रहे थे। ऐसे तमाम लोगों का इंडिया न्यूज का सलाम। हमारे खास प्रोग्राम महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।